द्रास वॉर मेमोरियल पर बिताए कुछ पल जीवन भर याद रहेंगे। वीर सैनिकों की शहादत को समर्पित इस स्थल पर खड़े होते ही मन गर्व और श्रद्धा से भर गया। वहां लगी शहीदों की तस्वीरें, हथियारों के डिस्प्ले और टोलोलिंग हिल की ओर दिखाया गया दृश्य, हर एक चीज अपने आप में एक कहानी कहती है। उन बहादुरों को नमन जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो प्रकृति का दृश्य भी बदलता चला गया। सोनमर्ग तक हरियाली थी, झरने थे और जीवन का उल्लास था। रास्ते भर भारतीय सेना के वीर सिपाही अपने काफिले के साथ दिखाई दिए, कभी सड़क पर गश्त लगाते हुए तो कभी बड़ी मशीनों के साथ अभ्यास करते हुए। लेकिन जैसे ही हमने ऊंचाइयों की ओर रुख किया तो बर्फ से ढके पहाड़, चट्टानों से कटे रास्ते और शांत बहती नदियां सब मिलकर एक नाटकीय भावनात्मक प्रदर्शनी पेश कर रहे थे। वाह, क्या दृश्य है सामने! जून के महीने में भी यहाँ के झरने मानो किसी जादुई कल्पना से कम नहीं लगते। वार मेमोरियल से आगे बढ़ते हुए अब हम थासगाम गांव के बाद द्रास नदी को पार करने की तैयारी में हैं। अभी तक ये नदी हमारे दाहिनी ओर बह रही थी, शांत, गहरी और रहस्यमयी, लेकिन अब वो हमारी बाईं ओर आ जाएगी और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह खुद कह रही हो, I am too beautiful for your soul on the right, but let me take left to leave you with delight। ये नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि लद्दाख की आत्मा है। कभी साथ चलती है, कभी पार ले जाती है और कभी कभी सिर्फ देखती है, जैसे कह रही हो, बस महसूस करो, मैं यही हूं। द्रास नदी को पार करने के बाद हम पहुंचे हैं सिमशा द्रास गांव। यहाँ हमें सेना के छोटे छोटे कैंप्स और एक प्यारी सी कैंटीन मिली। अगर चाहे तो हल्का नाश्ता किया जा सकता है, मगर हमारे लिए मंजिल अब भी बहुत दूर है। पदुम तक पहुंचना है। गांव पार करते ही अब लद्दाख की रॉ ब्यूटी सामने खुलती है। सूखी हवाएं, ऊंचे पहाड़ों के किनारे से लिपटी थ्रिलिंग सड़कों की ठेरी मेरी चाल और चारों ओर वो खामोशी जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती है। इसी एहसास को शब्दों में डालते हुए पेश है एक दिल से निकली शायरी। क्या नजारा है, क्या नजराने हैं, ना चांद है ना ही सितारे हैं, फिर भी ये धरती जन्नत लगती है क्योंकि यहाँ जांबाजों के सहारे हैं। सच में लद्दाख कोई आम जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक श्रद्धा है, एक रोमांच है। सुबह हम जल्दी ही सोनमर्ग से निकल पड़े थे। इरादा साफ था, रास्ता लंबा और जज्बा ऊंचा। अब हम खड़बू गांव पहुंच चुके हैं, एक शांत छोटा सा बसा हुआ इलाका। यहीं से एक रास्ता निकलता है जो नदी को पार कर कक्सर की ओर जाता है। खड़बू किसी कस्बे सा प्रतीत होता है। यहाँ कुछ दुकानें, कुछ घर और वो सुकून भीड़ में खो जाता है। अब अगला पड़ाव, एक और मोड़, एक और पहाड़ और शायद एक और झरना। पदुम की ओर हमारी यात्रा जारी है, शायद समय से पहले नहीं पर जज्बे से पूरी। अब करगिल की देहदगील के करीब पहुंच चुके हैं। द्रास से करगिल तक का यह सफर सच में बेहद रोमांचक और यादगार रहा। हर मोड़, हर वादी, हर हवा का झोंका जैसे कोई नई कहानी कह रहा हो। अब सामने ही करगिल का चेक पोस्ट है, जहां हमें एक बार फिर से अपनी बाइक की एंट्री रजिस्टर करानी होगी। यह लद्दाख में प्रवेश के बाद दूसरी सुरक्षा एंट्री है जो यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। हम सभी ने करगिल चेक पोस्ट पर अपनी एंट्री दर्ज करा दी है। इस बार का अनुभव कुछ अलग है, ना कहीं ट्रैफिक की भीड़, ना ही किसी तरह की हड़बड़ी। पिछली यात्रा में ठीक इसी मोड़ पर हमें घंटों तक भीड़ और जाम से जूझना पड़ा था, मगर आज रास्ता मानो खुद हमें आमंत्रित कर रहा हो। शांत, सुकून भरा और बेहद खूबसूरत। करगिल एक शहर नहीं बल्कि एक कलाकृति की तरह है। शहर के ठीक बीचों बीच बहती सांझ जैसी शांत नदी और उसके किनारे बने स्टेप शेप में तराशे घर जो यूं प्रतीत होते हैं जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी नफासत से पर्वत की कैनवास पर बसा दिया हो एक जीवंत शहर। हम बिना किसी विराम के आराम और आत्मीयता के साथ शहर पार कर रहे हैं। अब हमारा ध्यान केंद्रित है सुरु वैली से होते हुए पदुम तक की रोमांचक यात्रा पर, जहां लद्दाख की अप्राकृतिक नहीं बल्कि अनछुई और असली सुंदरता अपने पूरे शबाब पर हमारा इंतजार कर रही है। यहां से शनकू 35 किलोमीटर और मीनजी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। हम अब लगभग सुरु घाटी के प्रवेश द्वार पर हैं। वह घाटी जो कारगिल से कुछ ही दूरी पर पदुम की ओर जाने वाले मार्ग में अपना सौंदर्य बिखेरती है। कारगिल से एक और रास्ता यहां से लेह की ओर भी निकलता है। हर मोड़ एक नई दिशा, हर रास्ता एक नई कहानी, भावुकता और प्रकृति की प्रशंसा। और अब हम सुरु घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। दृश्य सचमुच मन को मोह लेने वाला है।
चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े धरती मानो मुस्कुरा रही हो। नीले आसमान के नीचे पहाड़, नदियां और खेत एक अद्भुत संगम रचते हैं, जैसे प्रकृति ने खुद कोई चित्र बनाया हो। यह नैसर्गिक सौंदर्य हमारे साथ कितनी दूर तक चलेगा, ये तो अब यही यात्रा बताएगी। लेकिन अभी हर पल, हर दृश्य एक एहसास बनकर दिल में उतर रहा है। अभी तक तो सड़क की हालत ठीक ठाक ही रही है, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक रोमांच, एक एक्साइटमेंट जरूर बना हुआ है। कहीं कहीं सड़क का काम चल रहा है, शायद नवीनीकरण का कार्य है। छोटे छोटे गांवों को पार करते हुए अब हम एक खुली सी जगह पर पहुंच गए हैं। शायद यही मिंजी टाउन है। यहां एक तरफ आम आबादी है और दूसरी ओर कारगिल आर्मी कैंपस दिखाई देता है। यह इलाका वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों ओर पर्वतों से घिरा हो कोई नन्हा सा गांव, एक शांत लेकिन जीवंत चित्र की तरह। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और मजा भी बहुत आ रहा है। सामने फिर एक हरी चादर सी बिछी हुई दिख रही है, शायद कोई और गांव होगा। कुल मिलाकर इस यात्रा में एक अलग ही मिक्स वाइब मिल रहा है। जहां रास्ते की साधारणता है, वहीं प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण जीवन की सादगी भी दिल को छू रही है। कारगिल से हम अब तक लगभग 20 किलोमीटर से भी आगे निकल चुके हैं और अब कुछ ही दूरी पर है शनकू गांव। वहीं पर नाश्ता पानी का छोटा सा इंतजाम मिलेगा, तो प्लान यही है कि वहां एक छोटा सा क्विक ब्रेक लिया जाए, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जहां जहां छोटे या बड़े गांव मिले हैं, हर जगह हरियाली देखने को मिली है। लेकिन इन गांवों के बीच जो इलाका है वो बिल्कुल बंजर नजर आता है। ऐसा लगता है कि अब तो प्रकृति का रंग खत्म हो चला है। लेकिन तभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर हरियाली सामने आ जाती है। कभी खेत, कभी पेड़, कभी बहती नदियां और फिर एक बार फिर बंजर जमीन। यह दृश्य मानो वैसा ही है जैसे आसमान में बादल छाए हो और सूरज कभी कभी झांकता हो, दोपहर की धूप और छांव का खेल हो। वैसे ही ये घाटी भी हमें हर पल एक नया दृश्य, एक नया अनुभव दे रही है। समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर बसा शनकू एक उभरता हुआ शांत और सुरम्य कस्बा। और अब हम इस सुंदर से कस्बे शनकू में पहुंच चुके हैं, जहां एक छोटा सा बाजार है। हमने यहां करीब 20 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून, और अब हम फिर से निकल पड़े हैं आगे की ओर। अनेक सुंदर गांव जो इस घाटी को जीवन और रंगों से भर देते हैं। शनकू कारगिल से दक्षिण दिशा में लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित है, एक कटोरे जैसी घाटी में जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई है। इस घाटी को जीवन देता है सुरु नदी की 2 सहायक धाराएं, खार्टसे और नकपोचू। शनकू को प्यार से लद्दाख का गुलमर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी लद्दाख की सबसे हरी भरी, सबसे समृद्ध घाटियों में से एक मानी जाती है। यहाँ की हरियाली, यहाँ की शांति और प्रकृति का ये सौंदर्य हर मुसाफिर के दिल में बस जाता है। तो जनाब, शनकू से निकलते ही जो रोड ने वेलकम किया है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा हो, चल बे घुमक्कड़, अब असली सफर शुरू हुआ है। गिट्टी वाला, धूल उड़ाता वीरान इलाका, और उसमें हम अपने जकास राइडिंग गियर में जैसे किसी फिल्म के बाइकिंग हीरो हों, बस बाइक थोड़ी हीरोइन टाइप थकी हुई लग रही है। साथ में सिर्फ एक ही चीज वफादारी से चल रही है, ये बगल से बहती सुरु नदी। लगता है इसे भी अकेले बहने की आदत नहीं है, इसलिए हमसे कह रही है, आजा बेटा, पीछे पीछे आ। नदी का पानी पहले थोड़ा मटमैला था, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जैसे सफर के साथ साथ इसने भी नहा लिया हो। आगे एक छोटा सा ब्रिज आया और हम समझ गए कि अब लेवल 2 चालू है। नदी पार, अब सुरु हमारी राइट साइड में और हम चढ़ाई की ओर। रास्ता, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे धूल, गिट्टी और कांटे बिछाकर रोड ने खुद कहा हो, चल बे देखूं कितना प्यार है तुझे एडवेंचर से। नजारा देख के दिल खुश हो गया। पहाड़, फिर धूल भरा रास्ता, फिर नदी, फिर हरियाली, और सबसे आखिर में वो बर्फ से लदी हुई शर्माती चोटियां। अब बताओ, इतना सिनेमैटिक सीन तो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं मिलता। शनकू से निकलते ही 8 किलोमीटर चलते ही पहुंचे हैं संग्रह गांव, जो कि ये भी दूर से हरियाली बिखेरते हुए वेलकम कर रहा था। और ये जगह भाई साहब बहुत बहुत ही खूबसूरत है, मानो कह रहा हो एक दिन यहीं रुकना तो बनता है बॉस।
वैसे संग्रह यूं ही नहीं मशहूर है। यहाँ की लजीज हरियाली, बहती नदियां और दूर से मुस्कुराते नुनकुन की चोटियां इस जगह को दिलक्ष बना ही देती हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे बिना फिल्टर के पोस्ट करने लायक। लेकिन नहीं, हम ठहरे घूमने वाले तो आगे बढ़े और अब पार कर रहे हैं फिर से सुरु नदी को बाएं से दाहिनी की ओर। ब्रिज पार करते ही वाह, क्या दृश्य है रे बाबा! हरीले पहाड़ और उन पर सफेद मुकुट लगाए हुए पर्वत, क्या खूबसूरती है भाई। रास्ते, हाँ, वो भी नए बन रहे हैं। पुराने वाले जो सिंगल लेन थे अब डबल लेन हो रहे हैं। मतलब अब बिना डर के ओवरटेक कर सकते हैं। अब आगे हम पहुंचने वाले हैं पुर्तिक्चे गांव, जहां हरियाली थोड़ी कम देखने को मिल रही है। जैसे कह रही हो, भाई थोड़ा आराम कर रही हूं, अगले गांव में मिलते हैं। वैसे पुर्तिक्चे कोई मामूली गांव नहीं है। ये तैसुरु ब्लॉक में आता है और एक प्राचीन गांव है, इतिहास वाला, अनुभव वाला, पुरखों वाला। और खास बात यह कि यही से मिलता है नुनकुन की चोटियों का दमदार व्यू, बिल्कुल वो वाला रुको जरा पोज दो वाला सीन। और अगर आप पिकनिक मूड में हैं तो जरा आगे चलिए, वहां है डमसना, एक कमाल की जगह। हरियाली, ठंडी हवा और ऊपर से फिशरी यूनिट भी। मतलब अगर मछलियों को भी देखना है कि वो कहां छुट्टियां मना रही हैं तो बस यही जगह है। और ये रहा पुर्तिक्चे गांव, जिसे हमने बड़ी ही खूबसूरती और स्टाइल के साथ पार कर लिया है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मोड नहीं, रेड कारपेट हो। अब जो आगे वाले गांव आ रहे हैं, ताइसुरु और पानिकार, वो भी कुछ कम नहीं। मतलब हर जगह एक से बढ़कर एक लोकेशन, जैसे लद्दाख कह रहा हो, भाई घूमते रहो, मैं थकने नहीं दूंगा। और अब आ रहे हैं टांगोली और पार्कचिक। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहां से शुरू होता है वो जोश जो सीधे ले जाता है ननकुन के बेस कैंप तक। टांगोले से ही निकलती है ननकुन पर्वतारोहण की यात्राएं। मतलब जो लोग एडवेंचर के लिए पैदा हुए हैं, उनका स्टेशन यही है। और पार्कचिक, भाई साहब, ये तो जैसे ट्रैवलर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ है पार्कचिक ग्लेशियर, जहां बर्फ स्केल पर दिखती है। मतलब बड़ा वाला वाव फील आता है। साथ ही है पिकनिक स्पॉट और एडवेंचर एक्टिविटी का पूरा मेन्यू। बोलो और क्या चाहिए जिंदगी से? दही चूड़ा और पैराग्लाइडिंग साथ में। और अब आते हैं इस घाटी के बादशाह पर। जी हाँ, किंग ऑफ द सुरु वैली, नन पीक। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है जनाब, बल्कि यह है कश्मीर हिमालय का सबसे ऊंचा सितारा, एकदम सुपरस्टार लेवल का पर्वत। ननचोटी ज़ैंस्कार पर्वत श्रृंखला के किनारे पर ऐसे विराजमान है जैसे कोई महाराजा अपने दरबार में बड़ी शान से कह रहा हो, मेरा क्षेत्र देखो, मेरा वैभव देखो। और इनके साथ हैं इनकी बहन खुन, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ी है, बिल्कुल जैसे बॉलीवुड के भाई बहन की सुपरहिट जोड़ी। इन दोनों के साथ एक पूरा पहाड़ गैंग है, एक से बढ़कर एक बर्फीली चोटियां, जैसे कोई बर्फ से जड़े हुए गहनों की पूरी थाली हो। मतलब अगर पहाड़ों का कोई मिस यूनिवर्स होता तो ये डुओ नन और खुन हर साल क्राउन ले जाते। यह है पार्कचिक विलेज का चेक पोस्ट, हमारी इस लद्दाख यात्रा का तीसरा पड़ाव, जहां हमें अपनी जानकारी दर्ज करानी होती है। यहां सभी बाइकरों के नाम और बाइक नंबर अनिवार्य है। यानी नाम भी चलेगा, नंबर भी चलेगा, लेकिन दोनों साथ हो तभी एंट्री मिलेगी। और इस औपचारिकता के बीच सबसे खूबसूरत चीज जो हमें मिली, ये नून पीक है, कून पीक है, ज़ंस्कार का सबसे फेमस पीक यही है। वो थी यहाँ के मासूम चेहरे, स्थानीय बच्चों की मुस्कुराहटें, जैसे किसी थकी राइड को एक मीठा ब्रेक मिल गया हो। उनके साथ बांटी गई ये छोटी छोटी खुशियां शायद इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी यादें बन जाएं। क्योंकि एक इनोसेंट स्माइल में जो ताकत होती है, वो सड़कों में नहीं, दिलों में निशान छोड़ती है। और हाँ, ये स्माइलेस मोमेंट ही तो होते हैं जो किसी सफर को सिर्फ जर्नी से मोस्ट मेमोरेबल बना देते हैं। आगे बढ़ते ही फिर एक गांव नजर आता है जो हरियाली से भरपूर है। जी हां, फिर वही हरियाली। ज़ंस्कार का मोस्ट फेमस पीक नून पीक और कून पीक ये है। नून एंड कून, ये दोनों जो ऊपर के माउंटेन दिख रहे हैं ना,
ये माउंटेन कभी भी पूरा नहीं ढकता है, हाँ। चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए, और माउंटेन कभी भी इसके जैसा नहीं होता है। भाई करी जाए तो पहले वहाँ आगे देने जाने साफ कर लेવાનું होटल पर नहीं चले एम भी तू पाथड़ा छो છે બસ કોઈને ગંધાય નહીં चल આગળ આગળ કઈ જોઈ લઈએ। अब आप सोच रहे होंगे ये बंदा हर 5 मिनट में हरियाली क्यों गिना रहा है, तो जनाब इसका भी एक राज है। दरअसल हमने ज़ांस्कर राइड पर निकलने से पहले काफी रिसर्च कर ली थी, कागज, नक्शा, गूगल, यूट्यूब सब खंगाल डाले, और उसमें एक नाम बार बार आया, लिंकशेड वाला रास्ता। एकदम थ्रिलिंग, एक्सट्रीम एडवेंचर और कहीं कहीं तो डेडली तक कह दिया गया था। पर अब तक उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई, ना ही उसकी कोई हल्की सी झलक। बस हर बार एक नया गांव आता है और हम फिर हरियाली देकर बहक जाते हैं। ओहो क्या नजारा है, पर अंदर कहीं दिल कहता है लिंकशेड वाला टेढ़ा रास्ता कब आएगा यार। मतलब हर बार लगता है अब आएगा मोड़, अब आएगा रोलर कोस्टर वाला टेढ़ा रास्ता, पर हर बार मिलता है एक प्यारा सीधा सादा हरियाली से भरा हुआ गांव। अरे बाप रे, इस गांव की हालत देखकर तो लग रहा है यहां भी डिमोलिशन ड्राइव चालू है क्या। आधे घर टूटे हुए और आधे टूटने की तैयारी में खड़े हैं। फिर से शुरू हो गया धूल और धक्कड़ वाला रास्ता, जैसे रास्ता कह रहा हो, ए हेलमेट वाले जरा हटाओ जरा, मैं थोड़ा फेस पैक लगा दूं, फुल नेचुरल मिट्टी वाला। और फिर सुनो उसका डायलॉग, लद्दाख आए हो तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें थोड़ी सजा दूं। भाई ये रोड कम शायद ज्यादा लग रहा है। अब सामने आ रहा है थासुरु विलेज। बच्चे स्कूल से पढ़ाई करके घर जा रहे हैं और इधर हम मिट्टी खा के आगे बढ़ रहे हैं। इतने में कोई हमारी फिरकी ले रहा है, कह रहा है चिट्टू हो क्या बे। हम बोले हाँ भाई हम लद्दाख जा रहे हैं। बच्चे बोले अच्छा है, हम तो बस घर जा रहे हैं। और भाई साहब फ्यूल स्टेशन की बात करें तो कारगिल से अब तक बस एक ही फ्यूल पंप दिखा, वो भी चालू है या नहीं पता नहीं। हम तो शुक्र मनाते हैं कि कारगिल में टंकी फुल करा ली थी, वरना इस धूल भरे रोमांस में बाइक भी रूठ जाती। यानी लद्दाख में रोड ट्रिप नहीं चल रही, यहां तो रोड ही ट्रिप कर रहा है। दासुरु गांव काफी बड़ा है जनाब। गांव के बाहर दूर दूर तक फैले घर, जैसे हर किसी ने प्रकृति के साथ एक एक एकड़ की दोस्ती कर रखी हो। और हाँ, अब जो रोड मिले हैं वो दिल से बने हैं भाई। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे रोड कह रहा हो, चलो यार अब की बार मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। पर साथ कब तक निभेगा, कहां तक चलेगा। धीरे धीरे शाम भी दस्तक दे रही है और सामने जो नजारे हैं वो किसी पेंटिंग से कम नहीं। सफेद बर्फ से लदे पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे रोड उन्हीं के पास ले जा रहा हो और कह रहा हो, आ बेटा ग्लेशियर की सैर करवा लाऊं। पर जैसे ही हमने सोचा वाह क्या स्मूथ राइड है, रियलिटी आई और रोड फिर से बोला, सपने मत देख भाई, मैं फिर टूटा पड़ा हूं। अब तो सड़क के ऊपर से बहता हुआ ग्लेशियर का पानी, मतलब रोड ही नहीं नाला भी यही है। इस मिनी झरने का आनंद जरूर लीजिए, फोटोज लीजिए, थोड़ा ध्यान से चलना होगा वरना वही पुरानी कहावत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि मंजिल अभी दूर है पर सीनरी एकदम जहर है। रोड रिस्की है पर बन रहा है, तो उम्मीद है कि अगले साल यही जगह कहेगी, स्वागत है आपके अपने शानदार हाईवे पर। भाई साहब जब आप इतनी ऊंचाई पे होते हो ना तो लगता है आंखें नहीं, ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, बस उड़ते जा रहे हैं ऊपर ऊपर हवा में। नीचे देखो घाटियां, इधर उधर लहराती नदियां और दूर से चुपचाप ताकते पहाड़, जैसे कह रहे हो कहां जा रहे हो बे, अब जरा मुड़ो, क्योंकि एक दमदार एंट्री के साथ सामने आ रहा है टोंगोल विलेज। हाँ वही जो बर्फीली चोटियों के बीच ऐसे बैठा है जैसे पहाड़ों ने बोला हो, चलो इस गांव को वीआईपी सीट दे देते हैं। चारों ओर बर्फ, बीच में घर, और हम ऐसे देख रहे हैं जैसे नेचर ने फोटोशॉप लगा के सेटिंग बना दी हो। और अगर रास्ते में कहीं एक प्यारा सा गांव दिखे जो बर्फ के लिफाफे में लिपटा हो तो समझ जाना भाई टोंगोल विलेज। रास्ते ने फिर अपना रंग दिखा दिया है। ओहो चाचा की साइकिल की चेन उतर गई है, अब वो बेचारे नीचे झुके पड़े हैं जैसे कोई पुराना रेडियो ठीक कर रहे हो। उधर ग्लेशियर का पानी भी ऐसे गरज रहा है जैसे कह रहा हो, चलो हटो वीआईपी फ्लो आ रहा है। अब ये नहीं पता कि आगे ऐसे ही ट्रायल रन वाले रास्ते मिलेंगे या फिर कोई आरामगाह। फिलहाल हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां सन्नाटा भी कह रहा है, भाई मैं भी डर गया हूं। फिर जैसे किसी ने मूवी में लाइट्स एंड की हो, रोड अच्छे मिलने लगे,
और दूर राइट साइड पे कुछ घर दिखे, जैसे किसी ने सन्नाटे को लॉग आउट कर दिया हो। और ये सब देख के दिल बोल पड़ा, यार ट्रिप सही पकड़ी है। सूरज देवता अब थोड़ा झुकने लगे हैं। अरे वो देखो, सामने से कुछ बाइकर आ रहे हैं, वही रास्ता छोड़ के जहां से हम अभी निकले हैं। माने रूट रिवर्स चल रहा है। नीचे दो घाटियों के बीच नदी बह रही है और दूर, बहुत दूर कुछ घर नजर आ रहे हैं, जैसे पार्कचिक विलेज अपनी सेल्फी मोड में दिखा रहा हो। ये गांव सुरू वैली के कोने में बसा हुआ है, लेकिन भाई इसकी लोकेशन सीधा इंस्टा वर्दी है। पार्कचिक विलेज में घुसते ही भाई साहब ऐसा लगा जैसे किसी तपते रेगिस्तान के बाद एसी वाले कमरे में एंट्री मार ली हो। मतलब सुकून भी ऐसा कि मन किया चाय मंगवा लूं, और भीड़ देखकर जान में जान आई। चलो, इंसान है इधर भी। गांव के बीच से निकली रोड ऐसी जैसे किसी ने गलती से NH की कॉपी विलेज में छाप दी हो। बीच बीच में घर ऐसे रखे हैं जैसे गेम में प्लेस हाउस हियर पे क्लिक कर दिया हो। अब रोड की हालत की बात करें तो भाई ऐसे लग रहा था जैसे खतरों के खिलाड़ी वाला ऑडिशन चल रहा हो। कभी झटका इधर से, कभी उधर से, और गड्ढे ऐसे अचानक आते हैं जैसे व्हाट्सएप पर सीन करके रिप्लाई ना देने वाले लोग। और जैसे ही गांव से बाहर निकले, रोड बोली, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब मेरी असली औकात देख। और हम फिर उतरे स्लो मोशन ड्राइव मोड में, क्योंकि तेज चलोगे तो अगला मोड कहीं स्वर्गलोक का न हो जाए। एडवेंचर में तो थ्रिल इतना घुसा पड़ा है कि पीछे मुड़ के देखो तो लगता है ओहो, नेशनल जियोग्राफिक कॉल कर रही है। और पीछे के नजारे बोलो मत यार, ऐसे मेस्मराइजिंग विजुअल्स जैसे पावर पॉइंट का नेचर थीम स्लाइड शो चला दिया हो। ऑफ रोडिंग भाई, ये ना ही किया तो क्या किया। पाउडर इतना उड़ रहा था जैसे रोड पे टैल्कम फेस्टिवल चल रहा हो। मेरा नाम चिट्टी पाउडर लगादन। और तभी एक शाइनी मोमेंट, पक्का रोड। मन किया उतार के चूमा जाए रोड को, लेकिन बाइक वाले ग्लव्स ने रिस्पेक्ट बचा ली। और हान, सुरू रिवर भाई, ये तो हमारी राइड पार्टनर ऑफ द ईयर है। मिंजी से लेकर अब तक हर जगह हमारे साथ है। कभी राइट साइड वाली वाली, कभी लेफ्ट साइड वाली वाली। थोड़े नई सड़क दिखी, खुशी हुई, पर एक्सपीरियंस ने सिखाया जब तक फुल स्ट्रेच ना दिखे जश्न मत मना। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, स्नो वाली पर्वतियां कहने लगी, बेटा वेलकम टू व्हाइट जोन। मतलब इतनी नजदीक से बर्फ देखी कि सेल्फी लेने का मन कर गया। और पार्कचिक विलेज है लगभग 11,600 फीट पर। हम 45 मिनट से ऊपर से निकले हैं, तो मोटे तौर पर हम अब 12,000 प्लस फीट की लीग में हैं। और यहां स्नो ऐसी लग रही है जैसे आइसक्रीम को किसी ने ऊपर से गिरा दिया हो, बस मैंगो फालूदा मिसिंग है। शाम की सुनहरी किरणें जब पड़ती है तो ऐसा वाइब आता है जैसे कोई इंस्टा रील बनने वाली हो। तुम जो आए जिंदगी में वाला फिल्टर एटोएन। उफ, लगता है गुलजार साहब यही बैठे थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, हमिंग करते हुए। भाई ऑफरोडिंग की बात ही कुछ और है। और जब रोड ही ना हो तब जो ड्राइव होता है ना, उसे बोलते थे विद ऑडिशन। पानी का रिसाव दिख रहा है, लेकिन है क्या खूबसूरत यार, एकदम मिनी वाटरफॉल विद स्वैग। कल कल की आवाजें मानो कोई पहाड़ी रैपर स्लो बीट पे रियाज कर रहा हो। पूरा मल्टी कलर दृश्य, पर्वत, बर्फ, हरियाली, और बीच में हम जैसे प्रकृति ने खुद ही फिल्टर लगा दिया हो। ब्रो के भाई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कल यहाँ वेडिंग प्रोसेशन निकलनी है। बोल रहे हैं भाई फुल जोश में है, हाईवे बना ही डालेंगे अब। देखने में ये रोड सीन इजी लग रहा है भाई? बिल्कुल नहीं। हम तो 8 घंटे ऑफिस में काम करके ऑलरेडी बर्न आउट लगते हैं, और ये लोग 12,000 फीट की हाइट पे हर पत्थर को अपने मामा का बेटा समझकर सीधा कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरे जोश में चल रहा है। देखने में तो भाई सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बस 8 घंटे काम करके सांस फूलने लगती है, और ये लोग 12,000 फीट से भी ऊपर हर दिन हर पल मेहनत कर रहे हैं। तो एक दिल से शुक्रिया हमारी आर्मी टीम के लिए। ये जगह तो कुछ अलग ही लेवल की है। जब तक खुद आकर ना देखो तब तक यकीन करना मुश्किल है। लद्दाख में झांसकर मतलब सोने पे सुहागा। अब जरा इधर देखिए, ये जो रॉ ब्यूटी है, कच्ची और दिल छू लेने वाली, हमारे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए। और ये जो दुर्गम रास्ता है वो फिर से हमसे मिलने चला आया है। बाइक वो तो ऐसा फंसी है जैसे बोल रही हो अब तो भाई मैं यहीं रहूंगी। ऊंचाई इतनी है कि बाइक में पावर भी नहीं आ रहा, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। आराम से धीरे धीरे हम निकल रहे हैं, क्योंकि वो ना होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। जय हिंद मेरे शेरों, आप ही हमारे असली हीरो हो, और बाकी साथियों का इंतजार कर रहे हैं।
अब बात करते हैं झांसकर की खूबसूरती की भाई साहब, जो अभी भी उस कीचड़ वाले रास्ते में फंसे हुए हैं। अब मिंजी से यहां तक के रास्ते का 50% से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है और लग रहा है 1 या 2 साल में ये पूरा रास्ता एकदम हाईवे जैसा चमकने वाला है। क्योंकि सोनमर्ग से पारकाचिक गांव, जिसे हम थोड़ी देर पहले पीछे छोड़ चुके हैं, वो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर और हमें वहां से यहां तक आने में 8 घंटे से भी ज्यादा लग चुके हैं। छोटे छोटे नाले मिलते जा रहे हैं रास्ते में और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है वैसे वैसे इनका पानी भी तेज होता जा रहा है। सूरज दादा अब पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी में है और हम पहाड़ के किनारे से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूर कोई स्टैचू दिखाई दे रहा है, शायद कोई है वहां, लेकिन पास जाने पर ही पता चलेगा कि कौन है। शाम की सुनहरी किरणें इन बर्फ से सजे पहाड़ों को एक जबरदस्त पेंटिंग जैसा बना रही है। क्या कातिल नजारा है। एक बार पीछे मुड़ के देखिए, क्या निशब्द खूबसूरती है। वाह, सो वंडरफुल, एकदम अमेजिंग व्यू ऑफ रॉ ब्यूटी। और ये है गुलमतुंगो बुद्धा शेरन, जो कि लगभग 12,800 की ऊंचाई पर है और इसे हम एक छोटा सा पास भी मान सकते हैं पारकाचिक विलेज के बाद। अब देखिए एक और मिनी झरना। ये मानो पहाड़ से नहीं, किसी नहीं से बहता हुआ डरावना साउंड कर रहा है। पूरा रोर हो रहा है भाई। और पारकाचिक से यहाँ तक जो हमने ऑफरोडिंग का सफर किया है ना भाई साहब, लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि जब हमने जांचकर किया तब ये रास्ते ऑफरोडिंग थे। अगले साल ये सब बन जाएंगे तो भाई साहब ये थ्रिल चला जाएगा। फाइनली अब हमें मिल गया है एक हाईवे जो बन चुका है और यहाँ से पदुम लगभग 132 किलोमीटर है, जो आज के दिन में पहुंचना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और मेरा बायां अंगूठा कटा हुआ होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो लगातार। तो अब अगला है रांगदुम। यहां से 22 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर रोड ऐसे ही अच्छे रहे तो सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएंगे। ये जो एक तूफानी सा नजारा इस वक्त हमारी आंखों के सामने है भाई साहब, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं। तो अर्ज किया है, बखान क्या करूं मैं तेरी खूबसूरती का, शब्द भी तो होने चाहिए कुछ कहने के लिए। फीलिंग्स एकदम ड्रीम जैसी, जैसे किसी ने पूरी सेटिंग लगा दी हो, लाइट कैमरा, बस एक्शन बोलने की देर हो। हमारे दोनों ओर बर्फ से लदे हुए पहाड़, लेकिन नजारा सिर्फ एक साइड का दिख रहा है। क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पहाड़ इतना पास है कि बस लगता है हाथ बढ़ाओ और बर्फ का गोला खींच लो। और जो ठंड हमें रीढ़ में उतरती महसूस हो रही है ना, उसका सारा जिम्मेदार यही पहाड़ है। क्योंकि यहाँ की जो भी हवा है सीधी बर्फ के ऊपर से होकर हमारे गालों से टकरा रही है और फिर सीधा खेलेजे में ग्लेशियर जमा रही है। रांगदुम यहाँ से 13,225 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब लेह और नुब्रा वैली से भी ऊपर। तो भाई ये जो ठंड है ना, अब समझ आ रहा है कि क्यों हाथ की उंगलियां भी मन में कविता सुनाने लगी हैं। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। जितनी थोड़ी सी सूरज की रोशनी अब बची है उस हिसाब से ठंड भाई साहब कातिलाना हो रही है। और जैसे जैसे ये लाइट और डिम होती जा रही है वैसे वैसे ठिठुरन भी सीधा रूह तक पहुंच रही है। दस मिनट का ब्रेक लिया गया। फोटो फाटी का पूरा कायाक्रम चला। कभी पोज, कभी पगलैती, कभी कैमरा संभालो, कभी जैकेट गिराओ और फिर निकले हम अगले पड़ाव की ओर। लेकिन जनाब बस 10-15 मिनट ही हुए होंगे और लाइट ने जैसे कहा, भाई मेरा टाइम ओवर हो गया। अब सूरज बाबू होराइजन की एज पर खड़े हैं, बस सूर्यास्त की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अब लाइट भी गई और ठंड भी आ गई, मतलब अब असली लद्दाखी ट्रायल शुरू। ऐसा लग रहा है जैसे पिघली हुई बर्फ ने हाथ में हथौड़ा पकड़ लिया हो और कह रही हो, चल अब तुझे ठंड समझाऊं। और भाई जिस रफ्तार से ये ठंड बढ़ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम बहुत दूर तक ड्राइव कर पाएंगे। इसलिए अगला ब्रेक तय समझिए रांगदुम, जो कि लगभग हम 30 मिनट में कवर कर ही लेंगे। अगर रास्ता और किस्मत दोनों ने साथ दिया तो दूरदराज अभी तक कहीं भी कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है, मानो सब लोग छुट्टी पर चले गए हों या कैमरा देखकर पेड़ों के पीछे छिप गए हों। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों की चोटियों की ओर बढ़ रही है। यही है असली हिमालय की चोटियां और उन पर लदी हुई बर्फ की मोटी मोटी परतें
जहां धूप नहीं पहुंच पाई वहां धुंध ने अपनी चादर फैला दी है। और तभी एक बोर्ड आता है, उम्मीद की तरह, जिस पर लिखा है रंगदूम 3 किलोमीटर। मतलब रंगदूम नहीं भाई, खुशियां 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन गांव अब तक दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक बेहद खूबसूरत हिली लैंडस्केप जहां हर दृश्य चिल्ला रहा है, एक फोटो तो बनती है यार। और रास्ता, हाँ भाई, अभी तक हमारा साथ दे रहा है, एकदम उस टाइप के रिश्ते जैसा जो कभी साथ देता है तो कभी गड्ढे में गिरा देता है। इस समय के रास्ते एकदम सांप जैसे टेढ़े मेढ़े। हम अपनी स्टीयरिंग को बस लेफ्ट राइट घुमा ही रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम गाड़ी नहीं चला रहे बल्कि किसी नागिन डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और फिर फाइनली कुछ तो दिखा, रंगदूम आ गया भाई। बस यही है वो जगह जहां आज रात कटेगी, जहां सितारे देखे जाएंगे, जहां स्टारगेजिंग वाला सपना हकीकत बनेगा। और सबसे जरूरी बात, बहुत दिनों बाद रात में ऊपर देखकर कहेंगे, भाई आसमान में भीड़ है और सब सितारे ही सितारे हैं।